हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में। एक्टिनोमाइसीटीज एक बैक्टीरिया है जिसको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है। ये एक माइसीलियल बैक्टीरिया है और यही बैक्टीरिया जिम्मेदार है मिट्टी से आने वाली सौंधी सौंधी खुशबू के लिए। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। आज के वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए पढ़ते हैं एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में। एक्टिनोमाइसीटीज एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, इसी वजह से इसको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है। किंगडम मोनेरा के अंदर अभी तक हमने आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया है। एक्टिनोमाइसीटीज के सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। एक्टिनोमाइसीटीज के अंदर जितने बैक्टीरिया को रखा गया है, सबसे पहला उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ग्राम पॉजिटिव होते हैं। किंगडम मोनेरा के ये मेंबर्स हैं, इसलिए यूनिसेलुलर तो होंगे ही। एक और इनका स्पेसिफिक फीचर है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज के अंदर आने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे फिलामेंट या धागे की तरह के होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है फंजाई के, इसी वजह से इनको माइसीलियल बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्योंकि जो माइसीलियम होता है एक फंगस के अंदर मिलता है और फंगस की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो माइसीलियम से मिलकर ही बनी होती है, इसी वजह से इसको माइसीलियल बैक्टीरिया कहा जाता है। अब माइसीलिया और हाइफा क्या होता है फंजाई के अंदर, पहले हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं, इनमें से एक थ्रेड को हाइफा कहा जाता है। जो फंजाई होता है, फंजाई के अंदर ये हाइफा मिलते हैं। फंजाई के अंदर मिलने वाला जो हाइफा होता है वो मल्टीसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। लेकिन इसी तरह का एक हाइफा या धागे की तरह की स्ट्रक्चर मिलती है एक्टिनोमाइसीटीज के अंदर भी, इसी वजह से इसको माइसीलियल बैक्टीरिया कहा गया है। अब माइसीलियम क्या होता है, यहाँ पर एक हाइफा आप देख रहे हैं, इसी तरह के बहुत सारे हाइफा जब एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे मिलकर जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको बोला जाता है माइसीलियम। तो ये हो गया माइसीलियम और हाइफा। आप समझ गए होंगे कि सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे हाइफा, और जब बहुत सारे हाइफा एक साथ एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तब हम उसको कहेंगे माइसीलियम। जब हम एक्टिनोमाइसीटीज को ग्रो करते हैं एक कल्चर मीडियम में तो उसके अंदर ये एक इस तरह से दिखाई देता है कल्चर मीडियम में ग्रो करने पर, जैसे कि सूरज से किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि रेज की तरह से ये पूरे के पूरे कल्चर मीडियम में स्प्रेड हो जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी एक्टिनोमाइसीटीज ग्रो कर रही हैं और ये रेज की तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि चारों तरफ सूरज की किरणें फैली हुई हों। इसी वजह से इनको रे फंजाई भी कहा जाता है। रे फंजाई से आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये फंजाई का कोई मेंबर है, नहीं। रे फंजाई इसको इसीलिए बोला जाता है कि जब इसको ग्रो किया जाता है तो उसकी जो कॉलोनीज होती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये एक अल्टरनेटिव नेम है एक्टिनोमाइसीटीज का ही। इसके साथ साथ एक्टिनोमाइसीटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर G&C का हाई कंटेंट होता है। अब ये G&C क्या है थोड़ा हम ये समझ लेते हैं। G&C बेस पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं जो कि डीएनए का पार्ट होते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ी होगी, थोड़ा हम डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो उसका कंपोनेंट होता है वो होती है राइबोज शुगर। ये एक पेंटोज शुगर होती है, आपके सामने स्क्रीन पर राइबोज शुगर की इमेज आ रही होगी। इसके अलावा डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं और फॉस्फेट होता है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं डीएनए के अंदर, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। अब जो ये 4 बेस पेयर्स हैं इनकी जो बेस पेयरिंग होते हैं वो भी अलग अलग ढंग से होती है। जो एडेनिन बेस पेयर होता है वो हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है और जो गुआनिन होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है। एडेनिन और थायमिन की जो बेस पेयरिंग होती है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और जो गुआनिन और साइटोसिन की बेस पेयरिंग होती है इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर गुआनिन और साइटोसिन की जो बेस पेयरिंग है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा है, यानी एडेनिन और थायमिन की बेस पेयरिंग से यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है। क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन की जो बेस पेयरिंग है इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इसी वजह से जो ये वाला पार्ट होता है डीएनए का वो ज़्यादा स्टेबल होता है और जल्दी से ये डीनेचर नहीं होता है। गुआनिन और साइटोसिन की जो बेस पेयरिंग है जिसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनकी जो अमाउंट होती है वो
एक एक्टिनोमाइसिटीज के डीएनए के अंदर ज्यादा होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्टिनोमाइसिटीज का। ये आपको याद रखना है कि एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर जीएनसी का कंटेंट ज्यादा होता है। एक्टिनोमाइसिटीज ग्राम पॉजिटिव यूनिसेलुलर ब्रांच्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया है, जिसको हम माइसीलियल बैक्टीरिया भी इसी वजह से बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इसके फिलामेंट्स हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि फंजाई के माइसीलियम दिखाई देते हैं। अब अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो जो एक्टिनोमाइसिटीज होता है वो ज्यादातर सोइल के अंदर मिलता है, और सोइल के अंदर इसका काम होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना। यहाँ पर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक मुख्य भूमिका निभाता है, और इसका ये मेन रोल होता है कि जो भी सोइल के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, प्लांट्स का एक्सक्रीटा होता है, एनिमल्स का वेस्ट होता है, सूखी पत्तियां होती हैं, जो सब चीजें सोइल के अंदर मिक्स होती रहती हैं, ये उनको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है। उनके डिकम्पोजिशन से इसको फूड ऑब्टेन करता है और इसी से इसकी जीविका चलती है। अब इस प्रोसेस में डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस की वजह से ये हेल्प करता है कंपोस्ट और मैन्योर्स की फॉर्मेशन में, यानी कि एक सोइल के अंदर नेचुरली जो कंपोस्ट बनता है, खाद जो बनती है, उस बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। थर्मोफिलिक का मतलब ये होता है कि ये थोड़े हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेता है। इसको हाई टेम्परेचर की जो कंडीशन है ये उसको पसंद होती है सर्वाइवल के लिए। तो जैसे ही सोइल के अंदर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेकडाउन होना शुरू होता है तो सोइल के अंदर थोड़ी सी हीट बढ़ जाती है, यानी हीट रिलीज होती है ऑर्गेनिक मैटर्स के ब्रेकडाउन करने से, और जो थोड़ा सा हीट वाला एनवायरनमेंट है वो एकदम सुटेबल होता है एक्टिनोमाइसिटीज के लिए। एक्टिनोमाइसिटीज ऐसे एनवायरनमेंट में आकर के डिकम्पोजिशन करना शुरू कर देते हैं, और इसी के साथ साथ ये सुटेबल कंडीशन बना देते हैं दूसरे माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए भी, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने का काम सिर्फ एक्टिनोमाइसिटीज का है, वहां पर और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व रहते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है ये एक एरोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि इसको अपना जीवन यापन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये एनारोबिकली भी अपना काम चला सकता है। इसी वजह से इसको फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, जहां पर बैक्टीरिया का हमने पूरा का पूरा रेस्पिरेशन पढ़ा था। वहां पर हमने अच्छे से ये चीजें समझी थी कि एरोबिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, वहां से आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर हम और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो एक्टिनोमाइसिटीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अर्थी स्मेल को रिलीज करना। जब भी आपने देखा होगा कि हम मिट्टी के ऊपर पानी छिड़कते हैं या थोड़ी सी बारिश हो जाती है या सोइल के लेयर को पलट दिया जाता है तो एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है हमारी सोइल से, मिट्टी से। तो जो मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आती है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिनोमाइसिटीज। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये जो स्मेल रिलीज होती है अर्थ से या मिट्टी से, ये रिलीज करता है एक्टिनोमाइसिटीज, क्योंकि एक्टिनोमाइसिटीज एक सब्सटेंस सेक्रेट करता है जिसको बोला जाता है जियोस्मिन। ये एक अल्कोहलिक सब्सटेंस होता है, और जैसे ही इसको थोड़ी सी डैम्प सोइल मिलती है या थोड़ा सा वाटर मिल जाता है तो ये जियोस्मिन को सेक्रेट करना शुरू कर देता है, और जियोस्मिन को सेक्रेट करने की वजह से ही एक सौंधी सौंधी सी खुशबू हमें मिट्टी से आना स्टार्ट हो जाती है। ये हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक्टिनोमाइसिटीज के। अब हम देखते हैं एक्टिनोमाइसिटीज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। एक्टिनोमाइसिटीज की स्ट्रक्चर में ये तो आप अभी तक जान ही चुके हैं कि एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, यानी कि जो इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है वो काफी थिक होती है, और जो ग्राम स्टेन होता है उसको वो रिटेन कर लेती है। इसी वजह से ये बैक्टीरिया जो होता है पर्पल या वायलेट से कलर का दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। साथ साथ ये यूनिसेलुलर होता है, और यहाँ पर एक चीज आपको ये समझनी है कि ये ब्रांच्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी एक सेल होती है वो एक धागे की तरह से होती है और ब्रांच्ड होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ये सिंगल सेल है, एक पूरा का पूरा हाइफा है और ये एक सिंगल सेल है यहाँ पर पूरी की पूरी। यहाँ पर आप इसमें ब्रांचिंग भी देख पा रहे हैं, ये कंप्लीट सेल है और इसके अंदर आप ब्रांचिंग भी देख पा रहे हैं। इस पूरी सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है और सारा का सारा जो उसका कंटेंट होता है पूरी सेल के अंदर स्प्रेड रहता है। ये आप पढ़ ही चुके हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल होती है इसके पास, और ये दूसरे बैक्टीरिया से डिस्टिंक्टिव है क्योंकि ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है। इसके अंदर जो हाइफा होते हैं वे फंगस के हाइफा की तरह से दिखाई देते हैं। अब इसके साथ साथ इसके अंदर सेप्टा और क्रॉस वाल भी होती हैं कुछ कंडीशंस में, जिससे इसका जो हाइफा है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सेप्टा और
क्रॉस वॉल्स का मतलब ये है कि जो इसकी एक यूनिसेलुलर सेल्स है, इसके अंदर कुछ कंडीशंस में छोटे छोटे पार्टीशंस भी आप देख सकते हैं। इन पार्टीशंस की वजह से जो इसकी सेल होती है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड सी दिखाई देती है, लेकिन ये एक ही सेल होती है क्योंकि सेप्टा के थ्रू भी इसके अंदर मटेरियल का फ्लो चलता रहता है। अब ये जो माइसीलियम होता है एक्टिनोमाइसिटीज का, जो ये नीचे की तरफ सबस्ट्रेट पर ग्रो कर रहा है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट माइसीलियम, और जो ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है इसको बोलते हैं एरियल माइसीलियम। तो ये होती है स्ट्रक्चर एक्टिनोमाइसिटीज की। अब हम पढ़ते हैं एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन, कोनिडिया या ओडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया का मतलब होता है कि जो एक हाइफा होता है इसका, ये एक एरियल हाइफा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसके अंदर छोटी छोटी यहाँ पर आप जैसे माला के मोती होते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को कोनिडिया बोलते हैं। कोनिडिया की चेन्स बन जाती है हाइफा के ऊपर, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होकर चला जाता है, थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है, ये कोनिडिया सेपरेट हो जाते हैं और इन कोनिडिया के जर्मिनेशन से दूसरा एक्टिनोमाइसिटीज का जो बैक्टीरिया होता है वो डेवलप हो जाता है। ये कोनिडिया होते हैं। इसके अलावा ओडिया की भी फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। ओडिया जो होते हैं ये हाइफा के ब्रेकडाउन से बनते हैं, यानी कि ये एक इसका हाइफा है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स ब्रेक हो जाते हैं और इसके एक पार्ट के ब्रेकडाउन से दूसरा हाइफा यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसीजर है, यानी कि जिसको हम स्पोरुलेशन कहते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप सपोज कीजिए कि ये एक हाइफा है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर एक एरियल हाइफा ये बन गया और एरियल हाइफा के अंदर छोटी छोटी ये चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जिनको बोलते हैं हम कोनिडिया। अब जैसे ही ये कोनिडिया यहाँ से रिलीज होने वाले होते हैं तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये अपनी कॉपीज बनाता है और कॉपीज बना करके ये जो जेनेटिक मटेरियल है इन कोनिडिया के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये कोनिडिया यहाँ से हाइफा से ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होकर के ये नए फिलामेंट को प्रोड्यूस कर देते हैं। ये मेथड होता है एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर रिप्रोडक्शन का। एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं उनके अंदर एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। एंडोस्पोर्स आपने पढ़े थे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के अंदर, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर नहीं बनती है। अब हम देखते हैं कि एक्टिनोमाइसिटीज की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिकली एक्टिनोमाइसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कुछ सब्सटेंस बनाते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में, यानी कि जब इनका मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है तो उस मेटाबॉलिज्म के टाइम पर कुछ सब्सटेंसेस ये बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। इन प्रोडक्ट्स को जो मेटाबॉलिज्म के टाइम पर बनते हैं उनको मेटाबोलाइट्स कहा जाता है और जो ये मेटाबोलाइट्स एक्टिनोमाइसिटीज अपनी सेल के अंदर बनाते हैं उनका इस्तेमाल हम लोग भी कर सकते हैं। हम उनका इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स के रूप में, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में और एंटी हेलमिनथीज के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि जो ये प्रोडक्ट एक्टिनोमाइसिटीज बनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एज अ मेडिसिन। जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स भी हम एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन कर सकते हैं और एंटी हेलमिनथीज ड्रग्स भी हम इनसे ऑब्टेन कर सकते हैं। एंटी हेलमिनथीज का मतलब है कि कई बार इन्फेक्शन हो जाता है प्लेटी हेलमिनथीज का और दूसरे बहुत सारे वर्म्स का, उन वर्म्स के अगेंस्ट ड्रग्स भी ये बनाते हैं। ये जो ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं उन ड्रग्स को प्रोड्यूस करने का मेथड इनका ये होता है कि ये जब मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं तो मेटाबॉलिज्म के टाइम पर ही कुछ ये मेटाबोलाइट्स या कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को बना देते हैं। वे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं वे दूसरे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नहीं होने देते हैं। इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं और इन मेटाबोलाइट्स का यूज कर लिया जाता है एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में और दूसरी मेडिसिन की फॉर्म में। एक और चीज ये प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो होती हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती हैं। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है उसके अंदर ऑर्गन ट्रांसफर किया गया है, कोई किडनी है फॉर एग्जांपल, आप किडनी का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट की गई है किसी इंडिविजुअल के अंदर तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है, बाहर से किडनी आ रही है उसको वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है और जो इम्यूनिटी होती है वो उसको रेसिस्टेंट शो करती है। अब वो रेसिस्टेंट अगर हमारी बॉडी शो करती है तो उस ऑर्गन को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में जरूरत पड़ती है इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस करने की। तो इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करती है ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जिनको हम ऑब्टेन करते हैं एक्टिनोमाइसिटीज से। जिस इंडिविजुअल के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाना होता है, यानी कि ऑर्गन उसको दिया जा रहा है बाहर से, उसका एक ऑर्गन खराब हो गया है,
किसी डोनर से हम ऑर्गन लेकर के उसको दे रहे हैं तो वे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स उस इंडिविजुअल को दी जाती है जिससे उसकी इम्यूनिटी उस आने वाले ऑर्गन का विरोध ना करे। अब एक्टिनोमाइसिटीज की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ये एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में एक्टिनोमाइसिटीज प्रोड्यूस करते हैं और उनका हम यूज कर लेते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैक्टीरिया के ऊपर, और बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स को इन्होंने ग्रो कर रखा था। जो बैक्टीरिया इन्होंने कल्चर मीडियम में ग्रो किया था उसका नाम था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस को इन्होंने एक कल्चर मीडियम में ग्रो कर दिया था और ग्रो करके वो भूल गए। कई दिनों बाद जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता लगा कि जिस मीडियम में उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया हुआ है वहाँ पर एक फंजाई का इन्फेक्शन हो चुका है और उस फंजाई ने इन्फेक्ट कर दिया है इनके कल्चर मीडियम को। यानी कि जिस कल्चर मीडियम में इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया था उसी कल्चर मीडियम में वहाँ पर फंगस भी ग्रो करना शुरू हो जाता है। लेकिन अपने कल्चर मीडियम को जब उन्होंने ध्यान से देखा, जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और ये सेंटर में फंजाई ग्रो कर रही है। तो उन्होंने देखा कि फंजाई के आसपास का बहुत सारा एरिया खाली छोड़ दिया है बैक्टीरिया ने, कि फंजाई के आसपास भी बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहा है। यानी कि ये जो फंजाई है ये कुछ सब्सटेंस सेक्रेट कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज कर रही है जिसकी वजह से इसके चारों तरफ जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये इन्होंने देखा कि ऐसा क्या सब्सटेंस ये फंजाई रिलीज कर रही है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे रही है। जो सब्सटेंस ये फंजाई रिलीज कर रही थी उसको कहा गया एंटीबायोटिक्स, और इस तरह से सबसे पहली जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, उसकी डिस्कवरी हो गई। ये जो फंजाई यहाँ पर ग्रो कर रही थी उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम की ये कॉलोनी ग्रो कर रही थी और इसके आसपास भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा था। अब इससे इन्होंने डिस्कवर कर लिया कि एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है अपने आप को बचाने के लिए दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से। तो ये पेनिसिलिन की डिस्कवरी इस तरह से हो गई। इसके बाद में हमने ये पाया कि बहुत सारे एक्टिनोमाइसिटीज जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसी तरह की एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं और उन एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस का हम इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जिनका इन्फेक्शन हमारी बॉडी पे हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के नेम आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो आइसोलेट किया जाता है या आइसोलेट किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस एक एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया है और इससे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज किया जाता है टीबी के अगेंस्ट। दूसरी जो एंटीबायोटिक है वो है क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरेमफेनिकोल, इसको भी ऑब्टेन किया गया स्ट्रेप्टोमाइसिन से। इसका जो इफेक्ट होता है वो होता है कंजक्टिवाइटिस में, यानी जो कंजक्टिवाइटिस की डिजीज हो जाती है, आंखों के अंदर लाली सी आ जाती है, आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्लोरोमाइसिटिन का यूज वहां पर किया जाता है आंख के अंदर जो कंजक्टिवाइटिस की डिजीज होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। इसके साथ साथ स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफेशियन से टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से टेट्रामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस से एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स को बड़ी इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने पढ़ लिया है एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में। एक बार हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज कर लेते हैं कि एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में हमने क्या क्या आज पढ़ा। एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में हमने पढ़ा कि एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में दिखाई देते हैं और ये जो है एरोबिक बैक्टीरिया होता है। कुछ कंडीशंस में जब इसको ऑक्सीजन की अमाउंट नहीं मिल पा रही है तो बिना ऑक्सीजन के भी ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन कर सकता है। ये एक माइसीलियल बैक्टीरिया है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही मिलती जुलती है फंगस के माइसीलियम से। इसी तरह से ये ग्रो करता है और जब इसको कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है तो उसकी जो कॉलोनीज होती है वो रेडिएटिंग फॉर्म में दिखाई देती है, यानी कि ऐसे दिखाई देती हैं जैसे सूरज की किरणें दिखाई देते हैं। इसी वजह से इसको रे फंजाई भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने समझी एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में कि ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर ग्वानिन एंड साइटोसिन का जो कंटेंट होता है वो बहुत ही हाई होता है और ये जो कंटेंट इसके डीएनए के अंदर होता है इसी की वजह से इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीनेचुरेशन के लिए काफ़ी हद तक रेसिस्टेंट होता है, यानी इजीली ये डीनेचुर नहीं होता है क्योंकि जी एंड सी के बीच यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं।
3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने की वजह से इसका जो डीएनए होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इसके बारे में ये समझी कि ये सोइल के अंदर ब्रेक डाउन करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को। डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने से ये सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता है, जिससे हेल्प करता है ये हमारी कंपोस्ट फॉर्मेशन में और मैन्योर की फॉर्मेशन में। और यहाँ पर हमने ये भी समझा कि जो अर्थ के अंदर खुशबू आती है वो प्रोड्यूस करने के लिए भी एक्टिनोमाइसीटीज जिम्मेदार है, क्योंकि जब सोइल की एक लेयर पे पानी छिड़का जाता है या उसको पलट दिया जाता है तो उसके अंदर जो एक्टिनोमाइसीटीज बैक्टीरिया होता है वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है जियोस्मीन, और जियोस्मीन ही जिम्मेदार है अर्थ से अंदर आने वाली खुशबू के लिए। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में काफ़ी चीज़ें आज आपने समझी होंगी। जो चीज़ें मैंने आपको आज के वीडियो लेक्चर में बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।